अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो बेटे कल हम लोग कंप्लीट कर रहे थे न्यूक्लियस को और आज हम वहीं से अपनी नोट जोड़ेंगे और बात स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि आपके पास अगर किसी प्लांट सेल में से हम माइनस करते हैं उसकी सेल वॉल को, तो सेल वॉल को माइनस करने पर जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आपके पास आता है इट इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लास्ट। और अगर आप प्रोटोप्लास्ट में से माइनस करते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आपके पास आता है प्रोटोप्लाज्म। हमने ये बात पढ़ी थी कि प्रोटोप्लाज्म इज कंसिडर्ड एज द लिविंग मैटर ऑफ सेल। और लिविंग मैटर क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस असल में प्रोटोप्लाज्म पर डिपेंड करते हैं। अगर हम प्रोटोप्लाज्म से फर्दर कंटिन्यू करें और हम लोग इसको कंसिडर करें कि ये लिविंग मैटर है, क्योंकि सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन इसकी वजह से होते हैं, तो आपके पास प्रोटोप्लाज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू two categories. One is named as nucleus and the other one is cytoplasm. अच्छा जी, साइटोप्लाज्म की बात करो तो कुछ बात इस तरह से समझ आती है कि साइटोप्लाज्म बेसिकली एक सूप है, जिस सूप के अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है और उसके अंदर सस्पेंडेड बहुत से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। हम लोग जब कभी भी साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। वन इज नेम्ड एज साइटोसोल, other is named as cytomembranous system. अच्छा, अब पेपर में सवाल ये आता है कि which of the following is the ground substance of cell? Definitely cytosol. The soluble part of the cytoplasm is cytosol. तो हम ये कहते हैं कि जी साइटोसोल आपके पास या तो ग्राउंड सब्सटेंस है या बेटे ये सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, जो कि 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। मजीद अगर देखा जाए तो जैसे साइटोप्लाज्म में 2 बातें हैं, साइटोसोल और साइटोमेम्ब्रेनियस सिस्टम। अगर आप साइटोसोल को मजीद बाइफरकेट करो तो आप ये देखोगे कि साइटोसोल कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन वाटर, जो कि इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 90% पाया जाता है। तो सॉल्यूशन के अंदर डेफिनेटली मौजूद होते हैं सोल्यूट्स। और जब कभी मेरे बेटे हम सोल्यूट्स की बात करते हैं तो सोल्यूट में मजीद 2 बातें हैं। वन इज नेम्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स and other is termed as macro molecules. अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मोनोमर्स आर एग्जांपल ऑफ micromolecules, glucose is an example of micromolecule, amino acid is an example of micromolecules, minerals are example of micromolecules, जबकि glycans, proteins are example of macromolecules. Which of the following form true solution? तो माइक्रोमोलिक्यूल जैसा हमने ये बात की कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, मिनरल्स हैं,
ये आपके पास डिजाइन कर रहे होते हैं ट्रू होमोजीनियस सॉल्यूशन, जबकि मैक्रोमोलेक्यूल फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये कंटेन कर रहे होते हैं ग्लाइकेंस, ये कंटेन कर रहे होते हैं प्रोटीन्स, तो ये बेटे बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन आपके पास वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर मौजूद सोल्यूट्स अपना पता नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे उसमें सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर किसी सोल्यूट की मौजूदगी का असर नजर आता है या उसकी अपीयरेंस मौजूद होती है। अगर आप कभी सेल को गौर से देखें तो आप ये देखोगे कि उसके साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट में आपके पास दो तरह के जोन्स नजर आते हैं। एक जोन वो होता है जो कि उसके बाहर पेरिफेरी में मौजूद होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एक्टोप्लाज्म। एंड एक्टोप्लाज्म चूंकि विस्कस होता है, इस वजह से ये जेल लाइक अपीयरेंस देता है। चूंकि ये आउटर पोर्शन है, इस वजह से हम लोग इसको कॉर्टेक्स बी कंसिडर करते हैं, इसको सेल का कॉर्टेक्स बी कंसिडर करते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के सेंटर के अंदर आपके पास सोलुबल पोर्शन मौजूद होता है जिसको हम सोल कहते हैं। मोर ओवर इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एंडोप्लाज्म, एंड यूजुअली ये नॉन विस्कस नेचर का होता है। और आप ये समझते हैं कि ये जो एक्टोप्लाज्मिक सॉल्यूशन है ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा मटेरियल मौजूद होता है, तो डेफिनेटली प्रोकैरियोट के अंदर जेल मौजूद होता है। अगर यूकैरियोट के अंदर यही बात पूछी जाए तो यूकैरियोट के अंदर जेल और सोल दोनों पोर्शंस मौजूद होते हैं। इसी तरीके से बेटे अगर आप साइटोमेम्ब्रेनियस सिस्टम की तरफ आते हो, तो जब कभी आप साइटोमेम्ब्रेनियस सिस्टम को पढ़ते हो तो साइटोमेम्ब्रेनियस सिस्टम के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। एक स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनको हम लोग नॉन असेंशियल स्ट्रक्चर्स कंसिडर करते हैं, और एक स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनको हम लोग सेल के असेंशियल स्ट्रक्चर्स कंसिडर करते हैं। यूजुअली एसेंशियल स्ट्रक्चर सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जबकि नॉन एसेंशियल स्ट्रक्चर्स सेल में मौजूद इंक्लूजन्स होती हैं। अब इंक्लूजन्स के हवाले से ये बात की जाती है कि ये फॉर द टाइम बीइंग बनते रहते हैं। जैसे आपके पास कोई वेस्ट सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है तो कुछ देर के लिए वेस्ट एक्यूमुलेट होता है इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। तो हम ये कह सकते हैं कि इंक्लूजन आपके पास वेस्ट की सूरत में हो सकते हैं, जैसा कि ऑक्सालेट्स होते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर ये यूज फुल कंपोनेंट के तौर पे भी मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर सेल के अंदर ग्लाइकेंस होते हैं, या आप धूप के अंदर अगर ज्यादा देर तक बैठते हैं तो आपके अंदर मेलानिन पिगमेंट फॉर्म होते हैं जो कि आपको हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं। तो चूंकि ये सेल के लिए इस तरह से एसेंशियल नहीं है, फॉर द टाइम बिंग बनते हैं और उसके बाद ये खत्म होते रहते हैं, इस वजह से इनको हम लोग इंक्लूजन्स या नॉन एसेंशियल स्ट्रक्चर्स कंसिडर करते हैं। जब आप ऑर्गेनेल्स की तरफ आते हो तो ऑर्गेनेल्स जैसा कि बॉडी के अंदर ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं दैट परफॉर्म्स द डिवीजन ऑफ लेबर। जब कभी आप ऑर्गेनेल्स की बात करते हो तो आप ये कहते हो कि जी ये ऑर्गेनेल्स या तो मेम्ब्रेनियस होते हैं, या तो मेम्ब्रेनियस हैं, या ये नॉन मेम्ब्रेनियस होते हैं।
Non-membranous organelle usually ribosomes, centriole या साइटोस्केलेटन होता है। जबकि मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल में जब कभी हम बात पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेम्ब्रेन के एतबार से या तो आपके पास सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल है या आपके पास डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स होते हैं। जब आप सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स की बात करते हो तो सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल में सबका फादर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनेल आपके पास ओरिजिनेट होते हैं मोस्टली सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटबडिंग से फॉर्म होते हैं। और हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अगर आपके पास एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से कोई चीज बड ऑफ करती है तो ये बड ऑफ करके यूं स्टैक्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिन स्टैक्ड स्ट्रक्चर को हम लोग गोल्जी बॉडीज का नाम देते हैं। और गोल्जी बॉडीज से जो वेसिकल्स निकलते हैं दीज आर टर्म्ड एज लाइसोसोम्स। फर्दरमोर हम ये भी बात डिस्कस करते हैं कि आपके पास अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसिकल्स वैसे ही मैच्योर फॉर्म में निकले, यानी इनके एंजाइम्स को मैचुरेशन की जरूरत ना हो, तो बजाय इसके गोल्जी बॉडीज बनाने के वो माइक्रो बॉडीज बनाते हैं। जैसा कि माइक्रो बॉडीज के अंदर या तो आपके पास मौजूद होते हैं पर ऑक्सीसोम्स या मौजूद होते हैं ग्लाय ऑक्सीसोम्स। मजीद हम ये बात पढ़ रहे होते हैं कि अगर आप डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स की बात करो तो बेटे डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल आपके पास असल में वो ऑर्गेनेल हैं जो एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन से निकले, यानी ये वो ऑर्गेनेल हैं जो किसी दौर में बैक्टीरियम होते थे लेकिन उसके बाद एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंस के अंदर आज यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है या बेटे क्लोरोप्लास्ट है। ये वो ऑर्गेनेल होते हैं जो कि सेल विद इन ए सेल कंसिडर होता है या सेमी ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं। इनको हम लोग जब कभी सेमी ऑटोनोमस बॉडीज कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके पास अपना डीएनए एग्जिस्ट करता है, इनके पास अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ये खुद रेप्लिकेशन करते हैं, खुद डिवाइड करते हैं और खुद अपनी मेजर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। फर्दरमोर न्यूक्लियस को भी हम लोग डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर में कंसिडर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि न्यूक्लियस आपके पास एक ऑर्गेनेल नहीं है बल्कि खुद एक बहुत बड़ा कंट्रोलिंग यूनिट है। क्योंकि हम जब कभी भी सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं सेल के अंदर तीन मेन कंपोनेंट है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो कुछ भी है वो साइटोप्लाज्म है। और वो जो साइटोप्लाज्म है उसमें सारे ऑर्गेनेल होते हैं। तो उस एतबार से हम ये एग्जांपल लिख लेते हैं। हम लोग डॉक्टर साहब ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास जो साइटोप्लाज्म है ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि पढ़े लिखी बॉडीज हैं और मेरे बेटे इन्होंने कुछ थोड़ा नहीं पढ़ा है, एमएससी कर रखी है। भाई एमएससी कैसे की है? एमएससी यूं की है कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रोसीड होते हैं और उसके ऑर्गेनेल्स में प्रोसीड होते हैं। या आपको सेल के अंदर जितनी भी स्टोरेज करना होती है
वो आपके साइटोप्लाज्म में होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर एक पर्टिकुलर मोशन चलती है which is named as cyclosis, which is named as cytoplasmic streaming movement. अगर कोई सवाल आपसे ये पूछे कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है वो एक एक्टिव मूवमेंट होती है या एक पैसिव मूवमेंट होती है, तो हम ये कहते हैं कि डेफिनेटली इट इज एन एक्टिव मास मूवमेंट जो कि साइटोप्लाज्म में चलती है।